ना अब हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस के सीरीज पे। सो कल हम लोग काफी क्वेश्चंस किए थे और आज भी फर्दर आगे क्वेश्चंस करेंगे। सो ये क्वेश्चन हम बोले थे कि कल हम बताएंगे। क्लियर। सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। आज व्हाट्सएप पे हमको एक स्टूडेंट यही क्वेश्चन क्लिक करके भेजा है कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आता है। सो दिस इज लिटिल बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, स्टूडेंट को विजुलाइज करने में दिक्कत होती है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किए। गेट का ही क्वेश्चन। ठीक है। सो इस क्वेश्चन को समझने के लिए इसमें कह रहा है कि रेनफोर्समेंट में कोरोजन और उसका क्या इम्पैक्ट। तो रेनफोर्समेंट में कोरोजन होने से होता क्या है, दैट यू नीड टू नो फर्स्ट। तो रेनफोर्समेंट में जब कोरोजन होता है तो रेनफोर्समेंट का वॉल्यूम टू टाइम्स, दो गुना हो जाता है रेनफोर्समेंट। ठीक है। सो रेनफोर्समेंट का वॉल्यूम टू टाइम्स क्या है, इमेजिन कीजिए कि कंक्रीट है चारों साइड से और अंदर रेनफोर्समेंट है ना, तो वो कंक्रीट पे प्रेशर लगाएगा या नहीं, और कंक्रीट पे प्रेशर लगाएगा तो कंक्रीट फटेगा या नहीं। सो सी, बहुत सिंपल है, ध्यान से समझाते हैं। दिस इज द रेनफोर्स। ठीक है। और ये चारों साइड कंक्रीट, कंक्रीट, ये रेनफोर्समेंट में कोरोजन हुआ तो ये एक्सपैंड कर, ये एक्सपैंड करना चाहेगा तो ये प्रेशर। सो ये चारों साइड प्रेशर लगाएगा, ये चारों साइड प्रेशर लगा, अगर ये चारों साइड प्रेशर लगा रहा है तो ये कुछ वैसा ही केस हो गया जो आप लोग इसमें पढ़े थे प्रेशर वेसल में, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, कि अगर कोई पाइप है उससे वो फ्लूइड फ्लो कर रहा हो, वो प्रेशर से फ्लो कर रहा है तो पाइप फट नहीं करता। तो रेनफोर्समेंट है, रेनफोर्समेंट में कोरोजन हो रहा है और इसका एक्सपेंशन हो रहा है तो ये फटना चाहिए, isn't it? तो अगर ये फटना चाहेगा तो ये पूरे कंक्रीट को देखिए कैसे ब्रेक करें। सो कंक्रीट ऐसे भी फट सकता है, कोई जरूरी है कि कंक्रीट ऐसे ऐसे ही फटे, कंक्रीट ऐसे भी फट सकता है इससे, या फिर कंक्रीट किसी भी डायरेक्शन। अगर यहाँ से कंक्रीट ऐसे सेपरेट हुआ देन स्ट्रेस का डायरेक्शन क्या ऐसा होगा, ये तभी तो यहाँ से अलग होगा। ये स्ट्रेस ऐसा, ये स्ट्रेस ऐसा, ये स्ट्रेस ऐसा, ये स्ट्रेस, ये स्ट्रेस ऐसा। क्लियर। ये स्ट्रेस सर्कमफेरेंशियल है या नहीं, सर्कमफेरेंस के अलोंग, अलोंग द समझ में आया। सो ये सर्कमफेरेंस के अलोंग है, सो ये स्ट्रेस क्या है, सर्कमफेरेंशियल। ठीक है। सो ये स्ट्रेस सर्कमफेरेंशियल है चारों साइड। क्लियर। सो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है। सो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये सर्कमफेरेंशियल है। इसमें एक वर्ड और, रेडियल स्ट्रेस। तो किस स्ट्रेस को रेडियल बोलते हैं, देखिए यहाँ से रेडियस के डायरेक्शन में, तो ये वाला जो स्ट्रेस होगा दैट इज रेडियल स्ट्रेस। लेकिन यहाँ पर आपका स्ट्रेस ऐसे होने के कारण ये फट रहा है, सो दैट्स व्हाई सर्कमफेरेंशियल इज द करेक्ट आंसर। नाउ ये क्रैक्स, ये क्रैक्स, तो ये क्रैक रेनफोर्समेंट के परपेंडिकुलर है या रेनफोर्समेंट के पैरेलल है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। कोई बताएगा रेनफोर्समेंट के ये परपेंडिकुलर है क्रैक या पैरेलल। So this crack is not perpendicular. This crack is parallel. कैसे पता चलेगा, सी ये एक्चुअल में क्रैक है ही नहीं। क्रैक कौन सा होगा, जो सरफेस पे दिखेगा, जो सरफेस पे दिखेगा, ये क्रैक है ही नहीं। जो सरफेस पे दिखेगा वो क्रैक है। तो इमेजिन कीजिए ये रेनफोर्समेंट है, चारों साइड से कंक्रीट है, जब ये कंक्रीट फटेगा तो आपको तो ये क्रैक दिखेगा, आपको तो ये क्रैक दिखेगा, तो ये क्रैक रेनफोर्समेंट के अलोंग। सो अंदर क्या है वो नहीं कोई दिखता है, क्रैक तो सरफेस पे जो दिखता है डायरेक्शन वो क्रैक का डायरेक्शन। क्लियर। तो आपको ये नहीं दिखेगा, आपको तो जो इसके अलोंग होगा वो क्रैक दिखेगा। सो दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोरोजन कॉजेस सर्कमफेरेंशियल टेंसाइल स्ट्रेस इन कंक्रीट एंड द क्रैक विल बी पैरेलल टू द कोरोडेड रेनफोर्समेंट बार। आया समझ में सबको, क्लियर हुआ। नाउ कम टू दिस वन। ये अच्छा क्वेश्चन है, पता नहीं है तो सिंपल, बहुत लोगों को पता नहीं क्यों दिक्कत होता है इस क्वेश्चन। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, एक प्रीवियस पॉइंट से दिक्कत होता है। इसमें कह रहा है कि ये रेनफोर्समेंट को पुल कर, सो रेनफोर्समेंट में स्ट्रेस कैरिंग कैपेसिटी होता है और ये कंक्रीट के अंदर है तो चारों साइड से बॉन्ड होगा। क्लियर।
सो चारों साइड से बॉन्ड होगा, चारों साइड से बॉन्ड होगा और रेनफोर्समेंट को पुल कर, तो सिंपल सी बात, इसका फेलियर कैसे होगा, बहुत सिंपल है, आप रॉड को पकड़ के खींच, तो या तो रॉड टूट जाएगा पहले, या तो रॉड टूट जाएगा, या फिर रॉड कंक्रीट को छोड़ देगा, या तो रॉड टूट जाएगा या रॉड कंक्रीट के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, तो कौन सा पहले दोनों में जो मिनिमम होगा वही पहले होगा। सो दैट्स व्हाई मिनिमम इज द आंसर नॉट मैक्स, वो तो इसको मैक्सिमम कर देते हैं, सो मिनिमम इज द आंसर, या तो रेनफोर्समेंट टूटेगा या बॉन्ड टूटेगा, तो बॉन्ड और रेनफोर्समेंट में कौन पहले टूटेगा, जो कम होगा, सो दैट फेलियर विल अकर फर्स्ट, दैट मींस मिनिमम। बहुत लोग टाइम से नहीं आते हैं तो लेक्चर में, नहीं चलेगा ये, ठीक है। जैसे जैसे क्लास स्टार्ट होता है धीरे 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 सब लोग आना शुरू करते, कल बताए थे ना 7 बजे से स्टार्ट करेंगे क्लास, तो 7 बजे आना चाहिए, क्लियर। सो क्लास एकदम स्टार्टिंग से, ये नहीं कि जब मन किया तब चले आए, दो चार क्वेश्चन किए, दो चार छोड़ दिए, अगर कर रहे हैं तो पूरा सीरीज कीजिए ना, तभी तो पूरे सीरीज में कहाँ हम क्या बताएंगे और क्या एग्जाम में आ जाएगा, अगर कोई भी चीज कर रहे हैं तो वो कंप्लीट कीजिए, ठीक है। बहुत लंबा सीरीज नहीं है, आज कौन सा क्लास है, 5th क्लास है ना, फिर 4-5 क्लास और होगा उसका after, ठीक है। तो अच्छे से कर लीजिए ना, इतना अच्छे से कर लिया तो गेट के लिए मस्त आप लोगों का तैयार होगा। द डेवलपमेंट लेंथ इन कंपेरिजन, याद रखिएगा, एलडी, एलडी का जो फॉर्मूला हो, क्लियर। सो ये 0.87 FY इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू टाउ पीडी का, क्लियर। लेकिन सारा खेल ये टाउ पीडी में, सारा खेल टाउ पीडी में, तो देखिए अगर प्लेन बार होता है टाउ पीडी लेते हैं, और अगर डिफॉर्म बार होता है 60% बढ़ जाता है, और अगर कंप्रेशन में होता है फर्दर 25%। आपका इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहला की कंप्रेशन और दूसरा ग्रेड 415, 415 ग्रेड हमेशा किसमें आता है, डिफॉर्म बार के फॉर्म में आता है, तो डिफॉर्म बार लेना है और कंप्रेशन लेना है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसके लिए 1.25 आपको यूज करना है और इसके लिए 1.6, तो नीचे टाउ वीडी का वैल्यू दिया है ना 1.4, so 1.4 into 1.25 into 1.6 is the final tau वीडी और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलडी निकालना है। आंसर हमको याद नहीं, किसी के पास है इसका आंसर, याद है किसी को आंसर, बताइए इसका आंसर क्या है अगर किसी को याद है तो, अदरवाइज कैलकुलेट कर लीजिएगा, हम लिख देते हैं 0.87 FY का वैल्यू 41, diameter 20 mm divided by 4 into 1.6 into 1.25 into 1.4, यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, क्लियर। सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट, ठीक है। आगे समझ सकते, ना ये क्वेश्चन पता नहीं सब इसमें गलती क्यों करते हैं, बहुत समझ में नहीं आता है, क्वेश्चन बहुत इजी है फिर भी लोग करते हैं। अ बॉक्स गटर सेक्शन, बॉक्स, ठीक है, बॉक्स ऊपर से भी लोड लगा रहा है, नीचे से भी लोड लगा रहा है, द क्रिटिकल सेक्शन ऑफ शियर इन द बॉटम स्लैब इस स्लैब का, इस स्लैब का क्रिटिकल सेक्शन, तो देखिए ये आपका इस स्लैब के लिए सपोर्टिंग सिस्टम कौन सा है, ये, तो इसका क्रिटिकल सेक्शन कहाँ होगा, ये कहाँ होगा ना, नीचे से सपोर्ट रहता है तब डी डिस्टेंस पे जाता है, अगर ऊपर से सपोर्टेड है तो कितने डिस्टेंस पे होगा, तो सीधा फेस पे होगा, तो क्या हो जाएगा फेस ऑफ द, फिर भी पता नहीं लोग क्यों गलती करते हैं, यहाँ पे फेस ऑफ द वॉल होगा, यहाँ डी डिस्टेंस, इसलिए इसमें बॉटम से, इसीलिए बॉटम से। ना लैपलेंथ, लैपलेंथ वगैरह का डेटा होता है, क्लियर। हीट वगैरह में बहुत ज्यादा, हीट वगैरह में लैपलेंथ वगैरह नहीं पूछता है, जनरली इंजीनियरिंग सर्विसेज में ही पूछता है, बट जब यहाँ इतना आरपीसी पढ़ते ही हैं, इतना सब कुछ याद करते ही हैं, तो लैपलेंथ वगैरह में थोड़ा सा याद ही रखना चाहिए, किसी ईयर में पूछ सकता है, तो गारंटी थोड़ी है कि नहीं ही आएगा ये ग्रेड, क्लियर। ऐसा तो है नहीं कि सिलेबस का पार्ट नहीं, कभी भी दे सकता है कि वैल्यू कुछ ना हो देगा, तो लैपलेंथ का जितना भी वैल्यूज है ना वो थोड़ा यहाँ पे कर दीजिए, ठीक है। हम एक क्वेश्चन दे दिए हैं सैंपल के लिए,
कि देखिए इस तरह का लैप्लेंथ पैरा का भी डेटा याद रखिएगा। लैप्लेंथ इंक्लूडिंग एंकरेज वैल्यू ऑफ फुट बार फॉर फ्लेक्सर टेंशन, टेंशन के लिए, टेंशन के लिए कितना होता है एलडी और 35, एलडी और 35, ये फ्लेक्सर टेंशन के लिए होता है। डायरेक्ट टेंशन में कितना होता है 2 एलडी और 35, 2 एलडी और 35, और कंप्रेशन के लिए कितना होता है एलडी और 24, समझ में एलडी और 24। नाउ splicing of bar in RCC beam can be done at a section where, कहाँ पे आप स्प्लाइसिंग कर सकते हैं, स्प्लाइसिंग कहाँ, एक सिंपल सी बात है, जहाँ पे स्प्लाइसिंग करते हैं हम लोग मानते हैं कि मेंबर वहां पे कमजोर होगा, जहाँ पे हम लोग स्प्लाइसिंग करते हैं वहां पे हम लोग मानते हैं कि मेंबर कमजोर होगा। क्लियर? सो दिस इज वेरी सिंपल थिंग, ठीक है। तो हम लोग हमेशा स्प्लाइसिंग वहां करेंगे जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कम रहे या जीरो हो जाए। तो स्प्लाइसिंग ऑफ बार इन आरसीसी बीम कैन बी डन एट ए सेक्शन बेंडिंग मोमेंट इज जीरो, पहला ऑप्शन। बेंडिंग मोमेंट इज लेस देन हाफ ऑफ द मैक्सिमम मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट इन बीम, बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम, शियर फोर्स इज जीरो। सो दिस इज मोस्ट एप्रोप्रिएट। हम क्या कहें बेंडिंग मोमेंट कम रहे, जीरो ही हो कोई जरूरी नहीं है, अगर जीरो है वहां बेंडिंग मोमेंट देन दैट विल बी बेटर। तो ए और बी दोनों ऑप्शन, तो दोनों ऑप्शन में which one is the best, so that's why। अच्छा माइक नहीं लगाया है, बताना चाहिए ना, इतनी देर से आप लोग बता नहीं रहे थे कि माइक नहीं लगाया है। तो इतना देर से अब बता रहे हैं, इतना देर क्लास ले लिए हैं उसके बाद बता रहे हैं आप लोग कि माइक नहीं लगाए हैं। अब आ रही है आवाज? गुड गुड गुड। अब कोई प्रॉब्लम नहीं साउंड में? गुड। इतनी देर से कोई बता भी नहीं रहे थे कि आवाज में प्रॉब्लम है। ओके चलिए। नाउ सो स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग हम लोग वहां करते हैं जहां बेंडिंग मोमेंट कम होता है। तो बेंडिंग मोमेंट जहां पे मेंबर के कैपेसिटी के हाफ से कम हो जाता है वहां पे आप स्प्लाइसिंग कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो हम लोग वहां पे करते हैं, तो ये बी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। अगर बेंडिंग मोमेंट वहां जीरो है देन दैट विल बी बेस्ट, ठीक है। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? Splicing in flexor members should not be at section where bending moment is more than 50% of the moment of resistor। यही यहां पे पूछा है, क्लियर। जो यहां पे ये लाइन है बस इसी को यहां पे फर्स्ट लाइन दे दिया है। नॉर्मल लैप स्प्लाइस कैन बी यूज्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बार इररेस्पेक्टिव ऑफ द साइज, गलत है। लैपिंग किसी भी बार में हम लोग नहीं कर सकते, 32 डाया के ऊपर हम लोग प्रिफर नहीं करते लैपिंग ऐसे। क्यों? लैपिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होता है, लैप लेंथ बहुत ज्यादा आ जाता है, बहुत सारा इश्यूज है जिसके कारण हम लोग प्रीफर नहीं करते 32 डाया से ऊपर। तो ये गलत स्टेटमेंट है। वेयर बार्स ऑफ टू डिफरेंट डायमीटर आर टू बी स्प्लाइड द लैप लेंथ शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डायमीटर ऑफ ए स्मॉलर बार। सही है। ये देखिए बहुत अच्छा सा पॉइंट है, बहुत लोगों को दिक्कत करता है, बहुत लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आता है। एक मोटा बार है हाइयर डायमीटर का, एक पतला बार है, ठीक है। सो मोटा बार है पतला बार है, दोनों को ज्वाइन करना है। देखिए मोटा बार पतला बार कैसे दिखाएं, ये मान लीजिए पतला है और ये मोटा बार है, ठीक है। इसको स्प्लाइस करना है। तो जो लैप लेंथ होता है वो डायमीटर पे डिपेंड करता है। तो डायमीटर पे डिपेंड करता है, तो मोटे बार का लैप लेंथ निकालिएगा तो ज़्यादा आएगा, पतले बार का लैप लेंथ निकालिएगा कम आएगा। तो कौन सा लैप लेंथ हम लोग देंगे, कैसे डिसाइड कीजिएगा? बहुत सिंपल है। कैसे डिसाइड करेंगे?
हम लोग क्या करेंगे, स्मॉलर डायमीटर का लेते हैं। क्यों? सो दैट इज वेरी सिंपल। इसमें 50 किलो न्यूटन फोर्स हो सकता है मैक्सिमम, और इसमें 100 किलो न्यूटन हो सकता है। हाइयर डायमीटर है तो इसमें कैपेसिटी ज़्यादा है और इसका कैपेसिटी कम है, तो इसका कैपेसिटी 50 किलो न्यूटन, इसका कैपेसिटी 100 किलो न्यूटन। आया समझ में? सो ये 50 पूरा का पूरा इसमें ट्रांसफर हो सकता है या नहीं हो सकता है, लेकिन ये 100 इससे इसमें आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। तो अल्टीमेटली इस ज्वाइंट पे कितना फोर्स ट्रांसफर हो सकता है? जो स्मॉलर डायमीटर का कैपेसिटी है वही ट्रांसफर हो सकता है। तो हम लोग लैप लेंथ जो देंगे वो किसके क्रॉसपॉन्डिंग देंगे? स्मॉलर के क्रॉसपॉन्डिंग या लार्जर के क्रॉसपॉन्डिंग? तो हम लोग स्मॉलर के क्रॉसपॉन्डिंग देंगे। आया समझ में सबको? ठीक है। सो 1 and 3 आर करेक्ट। नाउ ये जो होता है कर्टेलमेंट ऑफ रेनफोर्समेंट, ठीक है, कर्टेलमेंट ऑफ रेनफोर्समेंट से गेट में क्वेश्चन नहीं आया। कर्टेलमेंट ऑफ रेनफोर्समेंट से आज तक तो गेट में क्वेश्चन नहीं आया। क्लियर? अब दे दे तो बात अलग है, तो देख लीजिएगा। अगर आप कर्टेलमेंट से कंफर्टेबल हैं तो रिवाइज कर लीजिएगा, और अगर कर्टेलमेंट से कंफर्टेबल नहीं है तो गेट के लिए कर्टेलमेंट ऑफ रेनफोर्समेंट छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग पढ़े हुए होंगे उन लोगों के लिए है। At a point of inflection, the embedded length need not exceed the development length. सही बात है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे रेनफोर्समेंट को कितना आगे बढ़ाते हैं? डी और 12 बढ़ाते हैं। एलडी बढ़ाने की जरूरत नहीं है, डी और 12 तो ये सही हो गया फर्स्ट स्टैंड। नीड नॉट एक्सीड द डेवलपमेंट लेंथ, मतलब डेवलपमेंट लेंथ को एक्सीड करने की जरूरत नहीं है, तो सही है। द कंडीशन दैट दिस नीड नॉट बी चेक फॉर नेगेटिव रेनफोर्समेंट, सही बात है। ये कंडीशन कहाँ चेक करते हैं हम लोग? हम लोग पॉजिटिव रेनफोर्समेंट के लिए ये कंडीशन चेक करते हैं, नेगेटिव के लिए नहीं चेक करते हैं। ठीक है। एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल नेगेटिव रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड मस्ट एक्सटेंड बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फॉर अ डिस्टेंस नॉट लेस देन स्मॉल डी और 12 ये देखिए यही गड़बड़ किया, यहां क्लियर स्पैन लिख दिया, जबकि होता क्या है? 1/16 ऑफ क्लियर स्पैन। ठीक है, यहां पे क्या होता है? 1/16 ऑफ क्लियर स्पैन होता है। ओनली क्लियर स्पैन नहीं होता, 1/16 ऑफ क्लियर स्पैन होता है। तो फर्स्ट और सेकंड आपका सही है, सो दैट्स व्हाई बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ ये क्वेश्चन है, ठीक है, दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आप लोगों को बता देते हैं, टॉर्शन से रिलेटेड है। टॉर्शन गेट का फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, गेट में टॉर्शन आता है। आरसी बीम कर्व्ड इन प्लान, कर्व्ड इन प्लान कैसा होता है बीम? पहले तो यही इमेजिन कीजिए। मान लीजिए कि किसी अपार्टमेंट में बालकनी जो निकाला हुआ है वो हाफ सर्कुलर बालकनी, तो बालकनी के स्लैब के नीचे एक बीम दे देगा या नहीं? बालकनी के स्लैब के नीचे एक बीम दे देगा। ठीक है, सो बालकनी के स्लैब के नीचे एक बीम दे दी है हम लोग ऐसे। ठीक है, तो इस टाइप से ऐसे बीम दे दी है। क्लियर हो गया? नाउ अब ये बीम जो बालकनी के नीचे है ये प्लान इन, ये कर्व्ड इन प्लान है या नहीं? कर्व्ड इन प्लान, ऊपर से देखिएगा तो कर्व्ड इन प्लान दिखेगा। इसमें कौन कौन सा फोर्स के लिए इसको डिजाइन करना पड़ता है, तो इससे समझ में नहीं आएगा। हम इसको सिंप्लीफाइड कर देते हैं। कैसे? आप ऐसा कोई बीम इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे फिक्स है और क्वार्टर सर्कल ऐसे, फिक्स है और क्वार्टर सर्कल। अब इस पे लोड अप्लाई कीजिए, फिक्स है और क्वार्टर सर्कल है, इस पे लोड अप्लाई कीजिए। इसमें भी नहीं समझ में आएगा, इसको और सिंप्लीफाइड कर देते हैं। एल शेप का है, यहाँ पे फिक्स्ड है ऐसे और ऐसे, एल है। ठीक है, अब इस पे लोड अप्लाई कीजिए। बताइए यहाँ शेयर फोर्स होगा या नहीं? होगा, क्योंकि ये बीम नीचे जाना चाहेगा तो यहाँ शेयर फोर्स होगा। इस पे लोड अप्लाई कीजिए, ये वाला बीम बेंड करेगा या नहीं? करेगा, तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट भी आएगा। अब ट्विस्टिंग आएगा कि नहीं? आएगा। देखिए ये ऐसे से ऐसे है, इस पे जो लोड लगाएंगे ये वाले मेंबर पे, तो वो बेंड करेगा और उसका बेंडिंग मोमेंट इस मेंबर के लिए ट्विस्टिंग हो जाएगा या नहीं? उसका बेंडिंग मोमेंट इस मेंबर के लिए ट्विस्टिंग हो जाएगा। तो तीनों फोर्स इसमें आता है। तो बीम कर्व्ड इन प्लान इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स एंड ट्विस्टिंग मोमेंट। तो ये जो एल था ना, अब इसी के कॉर्नर को हटा के हाफ सर्कुलर कर दीजिए। ठीक है, इसी के कॉर्नर को हटा के क्वार्टर सर्कल कर दीजिए और उसी को फिर हाफ सर्कल कर दीजिए।
तो बीम कर्व्ड इन प्लान कोई भी रहेगा तो उसमें तीनों कुछ आएगा। आया समझ में सबको? क्लियर? सो इसका आंसर डी। ये सब कॉन्सेप्चुअल चीज है। ठीक है, नाउ कम टू दिस क्वेश्चन, एन आरसी स्ट्रक्चरल मेंबर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। सो टॉर्शन आता है तो कितना इक्विवेलेंट मोमेंट के लिए हम लोग डिजाइन करते हैं, कितने इक्विवेलेंट मोमेंट के लिए हम लोग डिजाइन करते हैं? सो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट शैल बी डिजाइन फॉर ए मोमेंट एम ई। तो टॉर्शन को इक्विवेलेंट मोमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं और प्लस जो उसका अपना बेंडिंग मोमेंट है वो, तो दोनों को ऐड कर देंगे, दैट विल बी द फाइनल आंसर। तो जो मोमेंट होगा वो और प्लस टॉर्शन को कन्वर्ट कर दिए ये, तो दैट्स व्हाई ए इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में? ठीक है, नाउ ये क्वेश्चन कुछ रीजन से हम यहाँ पे रखे हैं, ठीक है, इसमें कुछ बताना है। देखिए IS 456 जब कोड उठा के देखिएगा, उसमें टॉर्शन में जब जाइएगा तो ये क्लियर नहीं किया है कि टाउ वी का वैल्यू, यानी कि इक्विवेलेंट शियर स्ट्रेस अगर लेस देन टाउ सी होता है तो लिख दिया है कि शियर रेनफोर्समेंट मिनिमम देंगे, और लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा है। तो बहुत लोग इंटरप्रेट करते थे पहले कि अगर टाउ वी का वैल्यू टाउ सी से कम होता है तो शियर रेनफोर्समेंट हम लोग मिनिमम देते हैं और लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट हम लोग एम ई के क्रॉसपॉन्डिंग नहीं देते हैं, एम यू के क्रॉसपॉन्डिंग देते हैं। ऐसा लोग इंटरप्रेट करते थे, तो बहुत कंफ्यूजन था। तो IS 456 का अमेंडमेंट 5 आया, और अमेंडमेंट 5 आया तो उसमें एकदम ये क्लियर कर दिया। क्या क्लियर किया है, दैट यू हैव टू नो। एकदम क्लियर कर दिया कि टाउ भी अगर लेस देन टाउ सी है तो मिनिमम शियर स्टीरअप दीजिए, और लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट तब भी ME1 और ME2 के लिए डिजाइन। क्लियर? तो इसका आंसर ये होगा, ये नहीं होगा। क्लियर? ये होगा, ये नहीं होगा। अब हम आपको थोड़ा सा स्टोरी बता देते हैं अपने बारे में। व्हेन आई केम टू टीचिंग, ठीक है, स्टार्टिंग में हम यही पढ़ाते थे, ठीक है, डी, हम यही पढ़ाते थे क्योंकि हम कोड पढ़े थे तो हमको यही समझ में आया था कि हम डी पढ़ाते थे। वंस आई वाज टीचिंग इन पुणे, पुणे में पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पे एक स्टूडेंट शाह कड़वे का बुक लाया मेरे पास। शाह कड़वे एक ऑथर हैं, RCC का बुक लिखे हुए हैं, उनका बुक लाया। वो बुक दिखाया हमको और बोला कि नहीं सर, सो जब टाउ भी लेस देन टाउ सी होगा तो ME के लिए नहीं डिजाइन करते हैं, MU के लिए जितना बेंडिंग मोमेंट है उतने के लिए डिजाइन करते हैं, उसमें टॉर्शन का इफेक्ट ऐड नहीं करते। हम क्या कैसे? तो वो बुक दिखाया, बोला कि सर ये बुक है, इसमें लिखा हुआ है। और किसी बुक में ये एक्सप्लेन नहीं किया था, केवल उस बुक में वो दिखा हमको। तो फिर उसके बाद फिर हम उसको पढ़ाने को चेंज कर दिया, ठीक है। फिर हमको क्योंकि बुक में रेफरेंस मिल गया कि नहीं ये नहीं देना, ये देना, तो फिर उसके बाद फिर हम ये पढ़ाना शुरू किए, ठीक है। ऑल्दो आई वाज नॉट वेरी कन्विंस्ड, लेकिन बुक में लिखा हुआ था तो पढ़ाना पड़ा था, ठीक है। फिर हम 3-4 साल तक करीब ये वाला पढ़ाए। उसके बाद IS 456 का क्लैरिफिकेशन आ गया। क्लैरिफिकेशन आई थिंक 2019 वगैरह में आ गया। तो 2019 में जैसे ही क्लैरिफिकेशन आ गया, देन आई कन्वर्टेड फ्रॉम हियर टू हियर। नाउ नाउ इट इज वेरी क्लियर कि टाउ ही का वैल्यू लेस देन टाउ सी है तो आपको ME1 और ME2 तब भी कैलकुलेट करना है। समझ में आ गया? नाउ इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए कॉलम इन अ रेनफोर्स्ड कंक्रीट बिल्डिंग फ्रेम। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए ये हम समझाते हैं, गेट का क्वेश्चन है। अगर कोई कॉलम नीचे भी फिक्स्ड ऊपर भी फिक्स्ड, कितना इफेक्टिव लेंथ होता है RCC में? सो दैट इज 0.65 इंटू एल। और अगर ये ऊपर पिन है और नीचे फिक्स है तो कितना होता है? 0.8 एल, ठीक है। सो 0.65 एल एंड 0.8 एल क्लियर हुआ। सो 0.65 एल एंड 0.8 एल क्लियर। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों का लेंथ सेम है।
दोनों का नीचे का सपोर्टिंग सिस्टम फिक्स है, ऊपर के सपोर्टिंग सिस्टम में डिफरेंस है, एक में फिक्स है और एक में पिन है। तो डिफरेंस ये है कि एक में रोटेशन भी प्रिवेंटेड है और इसमें रोटेशन फ्री है। इससे हम लोग ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अगर कॉलम के दोनों एंड पे रोटेशन आप जितना ज़्यादा परमिट कीजिएगा, उसका इफेक्टिव लेंथ क्या होगा? बढ़ता है। क्लियर? अगर रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट कीजिएगा तो इफेक्टिव लेंथ घटेगा, रोटेशन को आप परमिट कीजिएगा तो इफेक्टिव लेंथ क्या होगा? और ज़्यादा बढ़ेगा। क्लियर? अब मेरा एग्जाम्पल देखिए, एक बार में समझ में आए। मान लीजिए कि बीम ऐसा है और इस बीम से ये ऐसा कॉलम कनेक्ट, दिस इज पॉइंट ए, और एक दूसरा कंडीशन है उसमें बीम छोटा है, कॉलम सेम है, दोनों में कॉलम सेम है, बीम का क्रॉस सेक्शन दोनों में सेम है। कोई बताएगा ए पॉइंट को रोटेट करना आसान या बी पॉइंट को रोटेट करना आसान? ए को रोटेट करना आसान या बी को रोटेट करना आसान? बहुत सिंपल है, ए को रोटेट करना आसान। क्यों? क्योंकि बीम लंबा है तो ए को घुमाना चाहिएगा तो इजीली घूम जाएगा। तो ए को रोटेट करना आसान बी के रेस्पेक्ट में, दोनों कॉलम का लेंथ सेम है, लेकिन इफेक्टिव लेंथ किसका ज़्यादा हो जाएगा? इसका ज़्यादा हो जाएगा। तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम स्पैन ऑफ बीम पे डिपेंड करता है। जितना लंबा स्पैन होगा वहाँ जॉइंट घूमना उतना आसान हो जाएगा, तो इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। आया समझ में? क्लियर और नॉट? ठीक है। सो इस पे डिपेंड करता है कि स्वे होगा या नहीं। जो कॉलम स्वे होता है उसका इफेक्टिव लेंथ ज्यादा होता है, जो स्वे नहीं होता उसका इफेक्टिव लेंथ कम होता है। स्पैन ऑफ द बीम इस पे डिपेंड करता है, हम आपको समझा दिए। हाइट ऑफ द कॉलम, कॉलम का जितना हाइट है उस पर तो डिपेंड करेगा ही। अब क्या है? लोड्स एक्टिंग ऑन द फ्रेम, इस पे डिपेंड नहीं करता है। क्यों नहीं डिपेंड करता है? लोड पे उसका बकलिंग डिपेंड करता है, उसका इफेक्टिव लेंथ डिपेंड नहीं करता है। दिस इज द डिफरेंस। लोड पे उसका बकलिंग डिपेंड करता है, उसका इफेक्टिव लेंथ डिपेंड नहीं करता। नाउ असर्शन रीजनिंग, बहुत लोगों को असर्शन रीजनिंग में पता नहीं क्यों प्रॉब्लम इतना होता है। ठीक है, असर्शन रीजनिंग में इतना प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। एक जनरल सा हम आपको बता देते हैं। अगर आपको असर्शन रीजनिंग में प्रॉब्लम होती है ना, ठीक है, तो दो सॉल्यूशन है। ठीक है, दो सॉल्यूशन है, इसका हम बता देते हैं, इसको फॉलो कीजिए, प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा। फर्स्ट सॉल्यूशन कि आपका एक्सपेक्टेशन ही असर्शन रीजनिंग से ज़्यादा है, जो कि फुलफिल कभी नहीं। अगर आप न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल नॉर्मल ऑब्जेक्टिव 10 में से 8 बनाते हैं, 10 में से 8 आपका सही होता है। क्लियर? और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि असर्शन रीजनिंग भी 10 में से 8 सही होगा, तो आपका एक्सपेक्टेशन ही गलत है। असर्शन रीजनिंग हमेशा कम ही सॉल्व होगा जितना वो सब क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, क्योंकि ये असर्शन रीजनिंग को फ्रेम ही ऐसे किया गया है कि ये डिफिकल्ट होता है। तो डिफिकल्ट चीज से आप उतना ही आउटपुट एक्सपेक्ट कीजिएगा, तो ये तो आपकी गलती है ना। तो अगर आप नॉर्मल क्वेश्चन 10 में से 8 बनाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली 7 या 6 पर। फर्स्ट। सेकेंड, कैसे आप अपने आप को जज कीजिएगा कि आप सही डायरेक्शन में? किसी भी सब्जेक्ट का सारा असर्शन रीजनिंग एक दिन में बना के देखिए। पूरा आरसीसी का जितना असर्शन रीजनिंग आज तक आया है आरसीसी में, प्रीवियस ईयर उठाइए, जितना असर्शन रीजनिंग आया सबको उठा लीजिए और एक दिन में ही सॉल्व करके देखिए। एक दिन में सॉल्व कीजिए। तो एक दिन में जब आप सॉल्व कीजिएगा ना, तो आपको रियलाइज होगा कि आपसे 10 में कितना बन रहा है, और तब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो जिस दिन आपका माइंड ये एक्सेप्ट कर लेगा ना कि असर्शन रीजनिंग उतना आउटपुट नहीं देगा जितना कि नॉर्मल क्वेश्चन देता है, तो आप रिलैक्स। हम भी स्टार्टिंग में जब असर्शन रीजनिंग बनाते तो फ्रस्ट्रेट हो जाते थे कि ये क्या है, नहीं बनता है इससे। फिर कंक्लूजन यही निकला कि असर्शन रीजनिंग केवल आपसे कम नहीं बनता, हर किसी से कम बनता है। समझ में आया? क्लियर? तो जो चीज डिफिकल्ट है ना, वो चीज डिफिकल्ट है। ठीक है, आप उसको भी समझिएगा कि वो नॉर्मल की तरह हो जाए, तो फिर ये पॉसिबल ही नहीं है ना। जिसका जो डिफिकल्टी लेवल है वो तो रहेगा ही ना, वो उसके साथ इनबिल्ट है। क्लियर हो गया? अब आप सोचिएगा सेम एफर्ट में आप इरिगेशन पढ़ लीजिए और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ लीजिए, नहीं पॉसिबल।
इरिगेशन आप एक बार पढ़ते हैं, फ्लो में पढ़ते हैं, समझ में आता चला जाता है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ना शुरू करते हैं, 2 घंटे में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बुक बंद करके रख देते हैं, नोट्स बंद करके रख देते हैं। फिर अगली बार पढ़ते हैं, तब थोड़ा और समझ में आता है। इरिगेशन अगली बार पढ़ते हैं तो इतना पढ़ लेते हैं कि आप टीचर बन जाइएगा, isn't it? So this is the difference. Clear? तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि कुछ चीजों का बिहेवियर क्या है और उसके बिहेवियर के क्रॉसपॉन्डिंग ही उसको हैंडल कीजिएगा तो सही रहेगा। नाउ ऑल कॉलम शैल बी डिजाइन फॉर मिनिमम इसेंट्रिसिटी। हर कॉलम को एक मिनिमम इसेंट्रिसिटी के लिए डिजाइन करते हैं या नहीं करते हैं? सबको मिनिमम इसेंट्रिसिटी के लिए डिजाइन करते हैं। उसका वैल्यू क्या होता है? एल अनसपोर्टेड बाय 500 प्लस लेटरल डायमेंशन या 20 mm, उससे कम नहीं हो सकता है। तो असर्शन तो आपका सही है। रीजन, assertion refers to the design of axially loaded column and it may not be possible to build a perfectly axially loaded column. Perfectly axially loaded column it means concentric column बनाना पॉसिबल नहीं है। कंसेंट्रिक के लिए हमेशा वर्ड कंसेंट्रिक लिखे कोई जरूरी नहीं है। अगर परफेक्टली एक्सियल लिखा है तो उसका भी यही मीनिंग होता है कि वो कंसेंट्रिक है। परफेक्टली एक्सियल और कंसेंट्रिक दोनों सेम चीज होता है। आया समझ में? दोनों सेम चीज होता है। तो परफेक्टली एक्सियल और कंसेंट्रिक दोनों का सेम मीनिंग होता है। सो दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड। समझ में आ गया? नाउ सो ये रीजन भी सही है, तो ये क्या हो जाएगा? ए। तो परफेक्टली कंसेंट्रिक हम लोग बना नहीं सकते, तो इसीलिए हर कॉलम को एक मिनिमम इसेंट्रिसिटी के लिए जरूर डिजाइन कर। द प्रोविजन ऑफ लेटरल रेनफोर्समेंट इन आरसीसी कॉलम्स इज नॉट मैंडेटरी। कैसे मैंडेटरी है? हमेशा लॉन्गिट्यूडनल के साथ ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट देते हैं, लॉन्गिट्यूडनल के साथ ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट देते हैं, ठीक है? सो ये गलत हो गया। द लेटरल रेनफोर्समेंट इन आरसीसी कॉलम हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग पॉसिबल बकलिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। लॉन्गिट्यूडनल जो रेनफोर्समेंट है उसके बकलिंग को रोकता है। लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट जो है उसके बकलिंग को रोकता है। आया समझ में? जितना लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है उसके बकलिंग को रोकने के लिए लेटरल टाइज हम लोग लगाते हैं। क्लियर? सो एक गलत, रीजन सही। नाउ रीड द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट एट द आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर टेकन इन बेंडिंग। बेंडिंग में कितना लेते हैं? 0.035। जब बीम को बेंड करते हैं तो 0.035 लेते हैं। और द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट इन एक्सियल कंप्रेशन, एक्सियल कंप्रेशन, इसमें कितना लेते हैं? 0.002 लेते हैं। आया समझ में? याद रखिएगा, बहुत लोग 0.002 देखते हैं तो मान लेते हैं कि गलत होगा। नहीं, एक्सियल कंप्रेशन में 0.002 ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा? बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। आया समझ में सबको? नाउ इसमें ध्यान दीजिएगा, ठीक है? देखिए, एक स्टूडेंट का कॉमन क्वेश्चन होता है, सर कैसे एग्जाम में पता चलेगा कि एक्सियल पूछा है या कंसेंट्रिक पूछा है? एक्सियल पूछ रहा है या कंसेंट्रिक पूछ रहा है, कैसे पता चलेगा? बहुत सिंपल है, कैसे पता चलेगा कि एक्सियल है या कंसेंट्रिक है? कॉलम हमेशा एक्सियल होता है अनलेस इट इज स्पेसिफाइड दैट दिस इज कंसेंट्रिक। अगर कंसेंट्रिक मेंशन नहीं है तो आपको क्या मानना है? एक्सियल। अब कोई जरूरी नहीं कि हमेशा कंसेंट्रिक वर्ड ही लिखे, लिख सकता है लोड इज पासिंग थ्रू सीजी, तो क्या हो गया? कंसेंट्रिक। परफेक्टली एक्सियल कॉलम क्या हो गया? कंसेंट्रिक। तो कंसेंट्रिक के लिए हमेशा कंसेंट्रिक वर्ड ही मत ढूंढिए, क्वेश्चन पढ़िए, आपको रियलाइज होगा कि अगर कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ है जिससे पता चल रहा है कि लोड सीजी से पास कर रहा है तो उसको आपको एक्सियली लोडेड लेना है, अदरवाइज कंसेंट्रिक लेना है। तो कंसेंट्रिक में फॉर्मूला में क्या डिफरेंस हो जाता है? 0.45 एफसीके होता है और 0.75 एफवाई होता है, और एक्सियल में 0.4 एफसीके होता है और 0.67 एफवाई होता है। आया समझ में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्लियर हो गया? नाउ ये क्वेश्चन,
इंटरेक्शन कर्व से क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग सर्विसेज का है, बट इट इज वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसने भी सेट किया था। इंटरेक्शन डायग्राम में व्हाट इज द मैक्सिमम यूनिएक्सियल इसेंट्रिसिटी एट विच फैक्टर लोड पीयू कैन बी अप्लाइड। पीयू है और पीयू मैक्सिमम कितने एसेंट्रिसिटी तक अप्लाई किया जा सकता है, तो आपको सिंपली इसमें निकालना है सबसे पहले पीयू डिवाइडेड बाई एफ सी के बी डी। तो ये जब निकालिएगा ना सारा वैल्यू देके तो ये हो जाएगा 0.2। तो 0.2 के क्रॉसपॉन्डिंग हम लोग यहाँ आ गए और यहाँ के क्रॉसपॉन्डिंग ये वैल्यू मिला। ये क्या का वैल्यू है, mu बाई एफ सी के बी डी स्क्वायर, mu बाई एफ सी के बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.3 और mu का वैल्यू होता है नथिंग बट pu इंटू ई। तो जब pu इंटू ई यहाँ पे पुट कर दीजिएगा तो e का वैल्यू आ जाएगा, आई थिंक 600 आता है, क्लियर, आई थिंक 600 इसका आंसर आता है एज आई रिमेम्बर। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अब बीम कॉलम इंजीनियरिंग सर्विसेज में आया था, हाँ इंजीनियरिंग सर्विसेज में आया था। A beam column is alternatively bent either one in single curvature or two in double curvature। इसी का मीनिंग समझना है, सिंगल कर्वेचर और डबल कर्वेचर। तो ये कॉलम है और ये कॉलम है, तो एक सिंगल कर्वेचर में बेंड हो रहा है ऐसे और एक डबल कर्वेचर में बेंड हो रहा है ऐसे। तो जो भी लोड है तो सेकेंडरी मोमेंट क्या होता है, सेकेंडरी मोमेंट इज P इंटू इसेंट्रिसिटी होता है। तो एक में इसेंट्रिसिटी कितना है, तो इसमें इसेंट्रिसिटी है E1 और इसमें इसेंट्रिसिटी है E2। सो ये E1 है और ये E2 है, E1 ज्यादा या E2, सिंपल है, E1 इज ग्रेटर देन E2। अगर E1 ग्रेटर देन E2 है तो सेकेंडरी मोमेंट 1 क्या होगा, ग्रेटर देन सेकेंडरी मोमेंट 2। ठीक है, सेकेंडरी मोमेंट 1 ग्रेटर देन सेकेंडरी मोमेंट 2। लोड लगाएं तो जितना वो बकल किया तो वो सेकेंडरी मोमेंट क्रिएट करता है। आया समझ में? नाउ स्लैब का क्वेश्चन, स्लैब में वन वे और टू वे स्लैब का क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, वन वे और टू वे आइडेंटिफाई करना। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अ टू वे स्लैब इज डिफाइंड एज, तो टू वे स्लैब केवल एस्पेक्ट रेशियो पे डिपेंड नहीं करता है, सपोर्टिंग कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि स्लैब का लॉन्गर स्पैन बाई शॉर्टर स्पैन अगर 2 से कम है तो वो हमेशा टू वे स्लैब होगा। देखिए ये कोई स्लैब है, ये कोई स्लैब है, ये 6 मीटर और ये 4 मीटर। सो ये 6 मीटर है, ये 4 मीटर है। इज इट क्लियर? सो दिस इज 6 मीटर, दिस इज 4 मीटर। इसका एस्पेक्ट रेशियो क्या हो गया 1.5। तो ये टू वे स्लैब होगा क्या, नहीं होगा। इस पे जब लोड आप अप्लाई कीजिएगा तो बस ये ऐसे बेंड होगा। क्लियर? तो एस्पेक्ट रेशियो तभी निकालते हैं जब वो चारों साइड से सपोर्टेड होता है। अगर दो साइड से सपोर्टेड होगा तो एस्पेक्ट रेशियो हम लोग नहीं निकालेंगे, जब चारों साइड से सपोर्टेड होता है तभी हम लोग एस्पेक्ट रेशियो निकालते हैं। याद रखिएगा ये चीज, गलती मत कीजिएगा एग्जाम में। सो एस्पेक्ट रेशियो ऑलवेज कैलकुलेटेड व्हेन सपोर्टेड फ्रॉम ऑल फोर साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा टू वे स्लैब के लिए, ये सपोर्टेड ऑन ऑल फोर एजेस एंड Ly/Lx लेस देन 2। ठीक है, in case of two-way slab the deflection of slab is primarily function of shorter span। so देखिए बहुत सिंपल है, सिंपल वे में अगर आप सोचिएगा तो आपको लगेगा एक लॉन्ग स्पैन है और एक शॉर्ट स्पैन है। जब लोड लगाएंगे तो लॉन्गर स्पैन में बेंडिंग मोमेंट ज्यादा आना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, शॉर्टर स्पैन में बेंडिंग मोमेंट हमेशा ज्यादा होता है। थोड़ा सा हम बता देते हैं अगर समझना है तो। लॉन्गर स्पैन का ये फाइबर है, शॉर्टर स्पैन का ये फाइबर है। ठीक है, ये शॉर्टर स्पैन है, ये लॉन्गर स्पैन। लोड लगाइएगा तो शॉर्टर स्पैन कम डिफ्लेक्ट होगा और लॉन्गर स्पैन ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा। बट एक्चुअल में जो स्लैब होता है उसका तो दोनों फाइबर इक्वल डिफ्लेक्ट होता है।
तो लॉन्गर स्पैन शॉर्टर स्पैन को नीचे खींचेगा तो शॉर्टर स्पैन और ज़्यादा बेंड होगा, शॉर्टर स्पैन और ज़्यादा बेंड होगा, और शॉर्टर स्पैन लॉन्गर स्पैन को ऊपर खींचेगा, शॉर्टर स्पैन लॉन्गर स्पैन को ऊपर खींचेगा। जब लॉन्गर स्पैन को ऊपर खींचता है तो लॉन्गर स्पैन में बेंडिंग मोमेंट कम कर देता है। सोचिए कोई चीज़ इतना कर्व है और उसको आप पकड़ के ऊपर खींच दीजिएगा तो उसका बेंडिंग मोमेंट कम हो जाएगा या नहीं? तो मेनली जो बेंडिंग मोमेंट और डिफ्लेक्शन जो गवर्न होता है सब शॉर्टर स्पैन से होता है। स्लैब में लॉन्गर स्पैन का कोई यूज़ नहीं है अगर चारों साइड से सपोर्टेड है, हमेशा याद रखिएगा। चारों साइड से सपोर्टेड है तो लॉन्गर स्पैन का कोई यूज़ नहीं है, हर चीज़ में शॉर्टर स्पैन ही यूज़ होता है। क्लियर हो गया? ठीक है? सो आज हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, रिमेनिंग हम लोग कल आगे बढ़ेंगे। ओके, सो मिलते हैं टुमारो। बाय बाय।